कक्षा सप्तम लेसन नंबर 3 है। सामाजिक विषय में धरातल के रूप बदलने वाले कारक। तो पृथ्वी सब जगह एक जैसी नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है। विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां हैं और समय के अनुसार इनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे भी हुए हैं और अचानक से भी हुए हैं। तो स्थल मंडल जिसे हम कहते हैं वो अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यानी कि जो स्थल मंडल है वो अनेक दृढ़ खंडों से मतलब है कठोर जमीन। तो हमारा जो स्थल मंडल है वो अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय या महासागरीय या दोनों प्रकार की भूपर्पटी शामिल है। भूपर्पटी आप समझते हैं, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत धीमी गति से तैर रही हैं। हमारा जो दुर्बलता मंडल है वो द्रव है एक प्रकार से, और धरती जो है वो काफ़ी नीचे तक ठोस है, और उसके बाद नीचे जो है वो पानी मिलता है। यानी कि वहाँ पर रेत और पानी मिला हुआ है। तो ये उस पर तैर रही है और इसकी और गति भी करती है ये, और वार्षिक गति इसकी बहुत छोटी होती है, थोड़ी होती है, और ये कुछ मिलीमीटर में होती है। और इस गति को हम विवर्तनिक संचलन कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है उसमें भी गतियां होती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरार बन जाती है, और इस दरार के कारण भ्रंश घाटियों और भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। जब यह गति समुद्र के नीचे होती है तो तलहटी पर लावा के जमाव से मध्य सागरीय कटकों का निर्माण होता है। जैसे मध्य अटलांटिक कटक। जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। हमारा हिमालय भी वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। प्लेटों की यह गति समुद्र के नीचे होती है तो महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, और प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त इसी प्रकार से बना हुआ है। अधिकतर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं इन्हीं स्थानों पर घटित होती हैं। तो धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को उनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। यानी धरातल के जो रूप में बदलाव आते हैं, और उस बदलाव के लिए दो प्रकार के बल जिम्मेदार हैं। दो प्रकार के बलों के कारण ये परिवर्तन आता है। पहला है इसमें से आंतरिक बल, और दूसरा है इसमें से बाह्य बल। इस अध्याय में हम केवल आंतरिक बल पर चर्चा करेंगे। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अंदर अंदर उत्पन्न होते हैं उन्हें आंतरिक बल कहते हैं। और इस आंतरिक बल को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला दीर्घकालिक बल और दूसरा आकस्मिक बल। जब दीर्घकालिक बल लगता है तो बलन यानी वलय, ऐंठन और दूसरा भ्रंशन, ये घटनाएं घटती हैं,
और जब आकस्मिक बल लगता है अचानक से, ऐसी स्थिति में ज्वालामुखी और भूकंप का निर्माण होता है। तो दीर्घकालिक बल क्या है? इस बल द्वारा परिवर्तन धीमी गति से होते हैं, मनुष्य को इसका आभास तक नहीं होता और इसका प्रभाव हजारों वर्षों के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप में आने के बाद भी प्लेटों की गति के कारण यह परिवर्तन लगातार चल रहा है। जैसे भारतीय प्लेट हर वर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियाई प्लेट यानी तिब्बत के नीचे जा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा होता जा रहा है। तो वलन हमने देखा है कि प्लेटों की गति के कारण पर्वत निर्माण करने वाले बल की उत्पत्ति होती है। यह बल 2 रूपों में कार्य करता है, पहला वलन और दूसरा भ्रंशन। तो वलन क्या है? जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है, धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और ये मोड़ को ही हम वलन कहते हैं और बलित पर्वत का निर्माण होता है। भारत में हिमालय बलित पर्वत ही है। और भ्रंशन क्या है? जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसे भ्रंश कहते हैं। इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपर्पटी का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। ऊपर उठा हुआ जो भाग है वो हॉर्स्ट या ब्लॉक पर्वत कहलाता है, जबकि नीचे धंसा हुआ जो भूभाग है वो भ्रंश घाटी कहलाता है। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत के और नर्मदा जो नदी है वो भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी के कारण नर्मदा का निर्माण हुआ है। और आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक घटती हैं, तत्काल उसका प्रभाव पड़ता है, जिस कारण ज्वालामुखी और भूकंप पैदा होते हैं और विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। अब कहेंगे साहब ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वाला माने आग और मुख माने मुख। तो जिसके मुख से आग निकलती हो उसे आप ज्वालामुखी कहेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है, जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी से जमीन से ऊपर बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक संकरी पतली नली द्वारा होता है, जिसको हम निकास नली कह सकते हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को हम कहते हैं विवर या क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है, विवर में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर क्रेटर झील का निर्माण होता है। भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते रहते हैं, शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। कभी कभी धरती सतह पर लंबी दरार पड़ जाती हैं, जिससे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा रुक रुक कर लावा के रूप में बाहर आता रहता है। इससे धरातल का विस्तृत क्षेत्र लावे की कई परतों से ढक जाता है और लावा से पठार का निर्माण हो जाता है। भारत में दक्षिण का पठार का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है? तो ये बात समझने की है। जब जैसे रोटी फूलते फूलते जब अधिक फूल जाती है तो उसमें एक छिद्र हो जाता है, जिससे वाष्प भाप बाहर निकलने लगती है। कभी कभी तो रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है कि दरार बन जाती है, तो रोटी की वाष्प बाहर निकलने लगती है। दीपावली में, बारात में, अन्य उत्सवों पर, त्योहारों पर
आपने पटाखा को जलते हुए देखा होगा। अनार के भीतर से जलते हुए तेजी के साथ पदार्थ जैसे गैस, चिंगारी, राख बाहर निकलते हैं और ऊंचाई तक जाकर फिर धरती पर आकर गिरते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख आदि निकलकर बाहर जमा होते हैं। इससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के विषय में और भी जानें। ज्वालामुखी को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहता है। इसके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। इटली के एटना और स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। एक होता है सुप्त ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात बहुत कभी कभार होता है तो ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, यानी सोई हुई ज्वालामुखी। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, जिससे लावा हरदम हमेशा निकलता रहता है। सुप्त ज्वालामुखी, सोई हुई ज्वालामुखी, जिससे कभी कभार लावा निकलता है, विस्फोट कभी कभार होता है। एक शांत ज्वालामुखी है तीसरे प्रकार का। ऐसे ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती, यानी अब वो शांत हो गया है। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख क्रेटर में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है। म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑर्गन राज्य की क्रेटर झील इसी के उदाहरण हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एटना और वेसुवियस फ्यूजियामा जापान में है, पोपा म्यांमार में है, बैरन भारत में है, मेयान फिलीपींस में। ये विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी के क्षेत्र, ज्वालामुखी और भूकंप की प्रमुख पेटियाँ, परिप्रशांत महासागर की पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटियाँ हैं। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ इससे लाभ भी हैं और कुछ से इससे हानि भी है। लाभ क्या है? जैसे लावा निकलता है ज़मीन से तो उसमें काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी पर कपास और गन्ना अधिक उगता है, अच्छी पैदावार होती है। कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट से खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है। ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं, जिसमें जल में गंधक घुला रहता है और वो गंधक चर्म रोग के लिए लाभकारी है। और अधिक तापमान वाली भाप को अगर इकट्ठा कर लें तो उससे बिजली का निर्माण हो सकता है। और कभी कभी जो झील बन जाते हैं वो झील सिंचाई के काम में आ जाते हैं। तो लाभकारी प्रभाव भी हैं इसके। और हानिकारक प्रभाव क्या हैं? ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के नीचे वनस्पति और जीव जंतु दब जाते हैं। ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्राय भूकंप भी आ जाते हैं। लावा से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिसे बड़वा नल कहा जाता है, और उससे समुद्री जीव और मछलियां आदि मर जाते हैं। इस प्रकार भूकंप है जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी जब कांप जाती है, यह पृथ्वी पर स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के परिणाम हैं। स्थल मंडलीय प्लेट जब हमारी गति करती हैं तो उस गति के कारण ही भूकंप आते हैं। प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न हो जाती है और भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उसको भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं, और इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं।
इस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें विशाल रूप धारण कर लेती हैं, जिनको हम कहते हैं सुनामी लहर। भूकंप से बचाव कैसे किया जाए? भूकंप बहुत तीव्रगामी और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इससे जन धन की काफ़ी हानि होती है, और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ऐसे में भवनों से, मकानों से, स्कूलों से दूर निकल करके मैदान में खड़े हो जाना चाहिए। यदि आप कस्बा क्षेत्र में रहते हैं तो आप किसी ठोस वस्तु के नीचे छिप जाएं। खिड़की, अलमारी की बगल में नहीं छिपना चाहिए। अगर मकान कई मंजिल से बना हुआ है तो मकान के बाहर निकलकर सिर को हाथ से या तकिया से ढक लें। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे जल्दी से लगा लें। अगर आप खुले क्षेत्र में हैं तो पेड़, बिजली के तार, मकान, खंबा, इनसे दूर हो जाएं। इस प्रकार आप भूकंप से बचाव कर सकते हैं। तो भूकंप से लाभ भी हैं और हानि भी है। लाभ क्या है? भूकंप से बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर आ जाते हैं। नहीं, समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाता है, जिससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है, जिससे बड़े जलयान तटीय क्षेत्र तक पहुंचते हैं और व्यापार में उससे सहायता मिलती है। और हानियों के बारे में आप समझ ही गए होंगे, तो एक बार ठीक से इस पाठ का और अध्ययन करेंगे।